नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे देश ने बधाई दी है। चोपड़ा ने अमेरिका के यूजिन में चल रही चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। इससे पहले भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य जीता था। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुष जेवलिन थ्रो मुकाबले में सिल्वर मेडल जीत लिया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे देश ने बधाई दी है। इस मौके पर पानीपत पे मौजूद नीरज की मां सरोज देवी ने बेटे की जीत पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरे देश की खुशी है। नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजिन में चल रही चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। बताते चले कि नीरज चोपड़ा शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले वो पहले भारतीय हैं। इससे पहले भारत के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य जीता था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि हमारे सबसे प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक नीरज चोपड़ा की महान उपलब्धि। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। भारतीय खेलों के लिए ये खास पल। आगामी टूर्नामेंटों के लिए नीरज को शुभकामना। इस कामयाबी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि सिल्वर मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें कि 88.13 मीटर का भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने ये कामयाबी हासिल की है। वहीं खट्टर कैबिनेट के मंत्री अनिल विज ने लिखा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सेकंड पोजीशन हासिल करके भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने हरियाणा का मान बढ़ाया है। हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। हरियाणा ने बहुत मेडल जीते हैं। भारत के लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से और हर हरियाणा वासी की तरफ से नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं देता हूं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। भारत सरकार ने देश की झंडा संहिता में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब दिन के साथ साथ रात में भी झंडा फहराया जा सकता है। दरअसल इस बार आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रही है। इसी को लेकर सरकार ने झंडा संहिता में बदलाव किया है, जिसके तहत अब राष्ट्र ध्वज को रात में भी फहराया जा सकता है। इसके अलावा पॉलिएस्टर और मशीन से बने झंडे भी फहराए जा सकेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में झंडा संहिता में बदलाव किया है। इस नई नीति के तहत अब देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनजर ये कदम सामने आया है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है। पत्र के मुताबिक भारतीय झंडा संहिता 2002 में 20 जुलाई 2002 के एक आदेश के जरिए संशोधन किया गया है और अब भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को अब इस तरह पढ़ा जाएगा, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इसी तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया, राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। ये कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी खादी से बना होगा।
इससे पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। बैठक में लंबी चर्चा के बाद WHO ने ये फैसला लिया है। मंकी पॉक्स अब तक 80 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इस वायरस के 4 मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स के मामले बीते दिनों बड़ी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि WHO अब मंकी पॉक्स के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरे के तौर पर देख रहा है। विश्व भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया है। WHO ने मामले में हो रहे इजाफे को देखते हुए आम लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। कुछ दिन पहले भारत के केरल में भी मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। उस दौरान केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि जिस शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले थे वो कुछ दिन पहले ही UAE की यात्रा करके लौटा था। इस मामले के ठीक बाद केरल में ही इस वायरस का दूसरा मामला भी सामने आया था। बता दें कि केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिलने के बाद से केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। केंद्र ने एयरपोर्ट, बंदरगाहों पर कड़ी स्क्रीनिंग का निर्देश कर दिया था, जिससे वक्त रहते मंकी पॉक्स के मरीजों की पहचान कर उनका इलाज किया जा सके, साथ ही इनसे दूसरों में होने वाली बीमारी को रोका जा सके। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी 5 हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी थी। दुनिया के 27 देशों में अभी तक मंकी पॉक्स के केस मिल चुके हैं। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स के 2 केस मिल चुके हैं। अभी तक देश में मंकी पॉक्स के 2 केस सामने आ चुके हैं और दोनों केरल से हैं। दूसरे केस के बारे में केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 31 वर्षीय युवक पिछले सप्ताह दुबई से केरल आया था। बीमारी के लक्षण दिखने पर उसकी जांच की गई तो वो मंकी पॉक्स पॉजिटिव मिला। मंत्री ने कहा कि कन्नूर के रहने वाले युवक का परियाराम मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। बता दें कि पिछले हफ्ते कोल्लम जिले से मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता के लिए पिछले सप्ताह केरल में एक उच्च स्तरीय बहु अनुशासनात्मक टीम भेजी थी। केरल में मंकी पॉक्स के 2 मरीज मिलने के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार से राज्य के सभी 5 हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी थी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद की ओर से विदाई दी गई। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त रूप से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, PM मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत सभी वरिष्ठ संसद में मौजूद रहे। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद की ओर से विदाई दी गई। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त रूप से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, PM मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत सभी वरिष्ठ संसद में मौजूद रहे। हालांकि सेंट्रल हॉल में हुए इस विदाई समारोह में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। कार्यक्रम की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन हुआ और फिर उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को स्मृति चिन्ह भेंट किए। इसके बाद निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद में विदाई भाषण दिया। फेयरवेल स्पीच में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए देश के नागरिकों का हमेशा आभारी रहूंगा। निवर्तमान राष्ट्रपति ने कहा कि 5 साल पहले मैंने यहाँ सेंट्रल हॉल में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। मेरे दिल में सभी सांसदों के लिए खास जगह है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव कोविड-19 के खिलाफ रिकॉर्ड टीकाकरण के लिए सरकार की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया संघर्ष कर रही है। मुझे उम्मीद है कि हम महामारी से सबक सीखेंगे। हम भूल गए कि हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं। मुश्किल समय में भारत के प्रयासों की दुनिया भर में तारीफ हुई। अपने विदाई भाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी उत्तराधिकारी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और उन्हें प्रेरणादायक कहा। उन्होंने कहा कि उनकी जीत न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है बल्कि समाज में दलितों के लिए एक प्रेरणा भी है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यकीन है कि वो देश को आगे ले जाने के लिए अपने विशिष्ट मूल्यों, अनुभव और विवेक का उपयोग करेंगी।
बता दें कि रामनाथ कोविंद 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। रामनाथ कोविंद एनडीए के उम्मीदवार थे और उन्होंने यूपीए की उम्मीदवार लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को हराया था। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के राज्यपाल और राज्यसभा में संसद सदस्य भी रहे थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।